हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। हम परमाणु पढ़ रहे थे। आज हम इसमें देखेंगे परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस तत्व के परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। यानी कि हम अगर परमाणु देखें तो उसमें जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उन दोनों का योग होगा, वो ही परमाणु भार कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन। यहाँ पे जेड है परमाणु क्रमांक और एन है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। इसमें आगे हम देखेंगे समस्थानिक। नाम के हिसाब से देखो, समस्थानिक यानी कि स्थान क्या है? सेम है, समान है। यानी कि इसमें क्या होगा कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, यानी कि परमाणु क्रमांक है समस्थानिक, यानी कि परमाणु क्रमांक तो समान हो गया और द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिन्हें हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहते हैं। इसमें देखो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है। इन तीनों के अंदर परमाणु क्रमांक तो क्या है? 1 है। और इनका अगर हम देखिए द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो वो देखो प्रोटियम है, इसमें इसका द्रव्यमान संख्या है 1, ड्यूटेरियम में है 2 और ट्राइटियम में 3। यानी कि इन तीनों के अंदर समस्थानिक यानी कि स्थान सेम है, यानी कि परमाणु क्रमांक तीनों में एक ही आ रहा है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या है वो तीनों की अलग अलग है। एक प्रोटीन में 1, ड्यूटेरियम में 2 और ट्राइटियम में 3 बता दिया। अब सेकंड है समभारिक। अब देखो नाम के हिसाब से ही समभारिक यानी कि भार तो क्या है? समान है, यानी कि द्रव्यमान संख्या जो होगी इनकी वो क्या होगी? बराबर, और इनका जो परमाणु क्रमांक है वो होगा अलग अलग। तो देखो इसमें अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाते हैं। तो नाम के हिसाब से ही पकड़ बनाओ इसकी, समभारिक यानी कि भार सबका समान है और क्रमांक अलग अलग हो गया। ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल देखें तो देखो, आर्गन 18 नंबर पे आता है, ठीक है, और पोटेशियम 19 नंबर पे, कैल्शियम 20 नंबर पे। तो इनका क्रमांक तो क्या है? अलग अलग है, लेकिन इन तीनों की जो द्रव्यमान संख्या है वो तीनों की बराबर है, यानी कि 40-40 ही आ रही है, सबकी द्रव्यमान संख्या बराबर है। फिर थर्ड है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक यानी कि नाम से देखो समान न्यूट्रॉन, यानी कि सब के अंदर न्यूट्रॉन तो क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है। तो इसमें देखो अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, जैसे 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 14, 8 ऑक्सीजन 16। ठीक है। तो इनमें क्या होगा? इनका परमाणु क्रमांक तो क्या होगा? सब में अलग अलग है, और न्यूट्रॉन क्या होंगे? इनमें सब में समान होंगे। फिर आगे हम देखेंगे बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। तो बोर का जो परमाणु मॉडल है उसके विकास की पृष्ठभूमि देखते हैं हम। इसमें देखो द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रियाएं, यानी कि द्रव्य के साथ में विकिरण की अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त परिणामों से परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या से संबंध में अत्यधिक सूचनाएं प्राप्त हुई। नील बोर ने इन परिणामों का प्रयोग करके रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल में सुधार किया। बोर के परमाणु मॉडल का विकास को 2 बिंदुओं में अहम भूमिका बताई। इसमें फर्स्ट है विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार होना, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनका दोहरा व्यवहार, यानी कि द्वैत व्यवहार। सेकंड है परमाणु स्पेक्ट्रम में संबंधित प्रायोगिक परिणाम। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो द्वैत प्रकृति थी उसमें फर्स्ट है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति और दूसरा होगा विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। तो हम इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। इसमें अब फर्स्ट है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। सन 1870 में सर्वप्रथम मैक्सवेल ने सबसे पहले आवेशित किरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं एवं विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार की व्याख्या की।
यानी कि चुंबकीय और विद्युत, इनके दोनों के व्यवहार की व्याख्या की। उन्होंने यह सुझाव दिया कि विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, यानी कि एक बार विद्युत तो दूसरी बार चुंबकीय, फिर विद्युत फिर चुंबकीय, यानी एकांतरित क्रम में उत्पन्न होते हैं, जो विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा विकिरण कहते हैं। पहली बार मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश तरंगें विद्युत तथा दोलायमान चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। यद्यपि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जटिल होती है, इन विकिरणों के सामान्य गुण निम्न प्रकार से होते हैं। इसमें इसका फर्स्ट है गुण देखेंगे, दोलायमान आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये दोनों तरंगों के संचरण के दिशा भी लंबवत होती है, यानी कि इनका जो एक दूसरे के लंबवत होंगे, इनकी चुंबकीय जो क्षेत्र है वो भी एक दूसरे के लंबवत है, और इनका जो संचरण है वो भी क्या होगा, लंबवत होगा, दिशा के लंबवत। अब देखो डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें ये रेखा है, इसमें से देखो पहले चुंबकीय क्षेत्र और जो विद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि विद्युत क्षेत्र ऐसे गया, ठीक है, फिर इसका मतलब लंबवत होगा, तो यानी कि इसको डॉट डॉट करके दिखा दिया कि ये इसके क्या है, लंबवत है। अब इसमें सेकंड पॉइंट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी गति कर सकते हैं, यानी कि ये ऐसे ओपन में भी गमन करेंगे और अगर इनको निर्वात मिलेगा तो भी ये आपस में लंबवत गति कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार की होती हैं, जिनकी तरंगदैर्ध्य आवर्ती परस्पर एक दूसरे से भिन्न होती है। ये एक साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाती है। स्पेक्ट्रम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम है, जैसे रेडियो आवर्ती क्षेत्र यानी 10⁶ हर्ट्ज, जिसका उपयोग प्रसारण में किया जाता है। सूक्ष्म तरंग क्षेत्र यानी कि 10⁻12 हर्ट्ज के लगभग, जिसका उपयोग रडार में किया जाता है, यानी कि रडार में तो प्रयोग होगा 10⁻12 हर्ट्ज के होता है। अवरक्त क्षेत्र है, उसमें होगा 10⁻13 हर्ट्ज, इसका उपयोग गर्म करने में किया जाता है। तथा पैराबैंगनी क्षेत्र यानी कि 10⁻16 हर्ट्ज में लगभग, जो सूर्य की विकिरण का एक बड़ा भाग है। लगभग 10⁻15 हर्ट्ज के थोड़े से क्षेत्र में साधारणतया दृश्य प्रकाश कहते हैं, यानी कि दृश्य प्रकाश क्षेत्र होगा तो उसके अंदर होगा 10⁻15 हर्ट्ज। केवल यही वह क्षेत्र है जिसका हमारी आंखें देख सकती हैं, जबकि अदृश्य क्षेत्रों में देखने के लिए हम विशेष प्रकार के यंत्रों का उपयोग करते हैं। तो इसमें कौन कौन से रेडियो आवर्ती क्षेत्र हो गए, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि तरंग क्षेत्र वो हो गया 10⁻12 हर्ट्ज। फिर हमने देखा अवरक्त क्षेत्र जो कि हो गया 10⁻13 हर्ट्ज। फिर हमने देखा पैराबैंगनी क्षेत्र जो होगा 10⁻16 हर्ट्ज। और फिर हमने देखा दृश्य क्षेत्र, उसका होगा 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये अलग अलग तरंगदैर्ध्य के क्षेत्र होंगे जिनका हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने में हमें कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब फोर्थ पॉइंट है, विद्युत चुंबकीय विकिरण को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार की मात्राओं का उपयोग किया जाता है। इन विकिरणों को आवर्ती तथा तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवर्ती का एसआई मात्रक हेनग्रिक हर्ट्ज है। हेनग्रिक हर्ट्ज के नाम पर हर्ट्ज सेकंड इनवर्स होता है। तरंगदैर्ध्य के मात्रक को लंबाई में मापा जाता है, इसीलिए सामान्यतः इसका माप मीटर में होता है।
चूँकि विद्युत चुंबकीय विकिरणों में छोटी तरंगदैर्ध्य की तरंगें होती हैं, अतः इसके लिए छोटे मात्रकों की आवश्यकता होती है। निर्वात में सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणें, चाहे उनकी तरंगदैर्ध्य कुछ भी रही हो, एक समान गति से चलते हैं। इस गति को प्रकाश की गति के नाम से भी जाना जाता है तथा दूसरे c से व्यक्त किया जाता है। प्रकाशीय गति का मान 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स होता है। आवर्ती तथा तरंगदैर्ध्य तथा प्रकाश के वेग c को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें होगा c = μ λ। तरंगों को बताने के लिए एक दूसरी राशि तरंग संख्या यानी कि v बार का उपयोग भी किया जाता है। अब इसमें c बराबर यानी कि जो प्रकाश की गति है वो आवर्ती इंटू तरंगदैर्ध्य है, यानी कि आवर्ती को म्यू से और तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से व्यक्त कर दिया। तो c का मान हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये हम निकाल लेंगे इससे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी पूछना हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू।